नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मंगला रामचंद्रन के द्वारा लिखी गई कहानी चाय। आखिर गायत्री की क्या थी वह इच्छा जो अधूरी ही रह गई। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कहानी सुनाने का मेरा तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी चाय। गायत्री को अभी तक होश नहीं आया था। वैसे रविकांत गायत्री के लिए कभी परेशानी नहीं हुई थी। उसकी ओर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। बस घर सुचारू रूप से चलता आ रहा था। घर से भी ज्यादा उनके अपने कार्यक्रम तयशुदा समय से होते आ रहे थे। सुबह वे सैर को निकल जाते, शाम को टेनिस जरूर खेलते, रात को टीवी देखते और डिनर लेते लेते फिर कोई पत्रिका पढ़ते पढ़ते सो जाते। उनकी अपनी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपने इर्द गिर्द बुनकर अपने आप को एक कटघरे में कैद कर लिया था। उनका शरीर कसा हुआ और स्वस्थ था। रविकांत ने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि गायत्री की दिनचर्या का क्या है। दिनचर्या तो बहुत दूर की बात, उन्हें तो उसका पुराना चेहरा ही याद था जो उन्होंने विवाह के समय और उसके बाद कुछ अरसे तक देखा था। सामने अस्पताल के पलंग पर बेहोश पड़ी गायत्री उन्हें एक अनजान औरत लग रही थी। रविकांत को लगा कि अगर वे कहीं बाहर मिलते तो शायद गायत्री को पहचान ही ना पाते। क्या गायत्री भी उन्हें पहचान नहीं पाती? अधिक सोचना नहीं पड़ा। गायत्री तो उनके पदचाप कहीं से आने पर उनके तन की महक और आवाज आदि से ही उन्हें पहचान लेती थी। कितनी ही बार उन्हें अपनी हुई रखी हुई चीज न मिलती और वे झल्लाते रहते, पर गायत्री चुटकी बजाते ही उस चीज को उनके सामने पेश कर देती। पिछले कई दिनों से रविकांत बस सोच विचार में ही डूबे हुए थे। बेटे ने उनसे कहा था, पिताजी आप घर जाकर आराम कीजिए, माँ जब भी होश में आएगी आपको फोन कर दूंगा। बहू ने भी बहुत तेरा कहा, पर वे माने नहीं। रविकांत का चिंतित, थका हारा और निराश चेहरा शायद पहले किसी ने भी ऐसा नहीं देखा। हमेशा उनमें गर्व और आत्मविश्वास भरा रहता। यह भाव उनकी बातों में भी झलकता था। वे अपने दोस्तों की हंसी उड़ाते थे कि बीवी के गुलाम हैं। पत्नी की मदद करने को वे चापलूसी समझते। रविकांत सोच रहे थे कि गायत्री से हंसकर बातचीत किए कितना समय बीत चुका है। बेचारी मशीन की तरह काम करती रहती है। उन्हें कभी ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि उसे भी बदलाव चाहिए। एक शाम जब वे क्लब से खेल कर लौटे तो देखा कि घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और स्ट्रेचर पर लेटी हुई गायत्री को उसमें चढ़ाया जा रहा है। उस समय भी तो अपने खास गर्वीले अंदाज में ही उन्होंने पूछा था, एम्बुलेंस आने लायक क्या हो गया था? फिर बेटे बहू का उतरा चेहरा और पोती की छलछलाती आंखों ने उन्हें एहसास दिलाया कि बात गंभीर है। बहू ने हौले से बताया, माँ जी बैठे बैठे अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने नर्सिंग होम में भर्ती कराने को कहा। तब भी उन्हें चिंता के बजाय गुस्सा ही आया। जरूर व्रत उपवास से ऐसा हुआ होगा या बाहर से समोसे वगैरह खाए होंगे। यह सुनकर बेटा पहली बार उनसे नाराज हुआ। पिताजी कुछ तो ख्याल कीजिए, माँ की हालत चिंताजनक है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। 13 वर्षीय पोता मनु अपने पिता को सांत्वना देते हुए बोल रहा था, नहीं पिताजी, दादी को कुछ नहीं होगा। फिर वह अपने दादा की ओर मुड़कर बोला, दादाजी आपको तो यह भी नहीं पता कि दादी बाजार का कुछ भी नहीं खाती हैं। उस समय उन्होंने पोते के चेहरे पर खुद के लिए अवज्ञा व अनादर की झलक सी देखी।
उसके बाद कुछ भी बोलने का रविकांत का साहस न हुआ। उनका भय बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर जांच कर रहे थे। एकदम ठीक ठीक कुछ भी कहने की स्थिति में वे भी नहीं थे। गायत्री की बेहोशी कब टूटेगी, इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ बरस पहले गायत्री के घुटनों में सूजन आने लगी थी। वह गठिया रोग से परेशान रहने लगी थी। दोपहर 3 बजे उसे चाय की तलब होती। वह सोचती कि कोई चाय पिला दे तो फिर उठकर कुछ और काम कर ले। बहू दफ्तर से शाम तक ही आती। एक दिन असहनीय दर्द में गायत्री ने रविकांत से कहा, मुझे अच्छी सी चाय बनाकर पिलाइए ना, अपने ही हाथ से पी पी कर थक गई हूँ। रविकांत झल्लाते हुए बोले, और भेजो बहू को दफ्तर। वह अगर घर संभालती तो तुम्हें भी आराम मिलता। हालांकि रविकांत अच्छी तरह जानते थे कि अब महिलाओं को केवल घर से बात कर रखने का जमाना नहीं रहा, पर अपनी गलत बात को भी वह सही साबित करने से ही तो उनकी अहंग की पुष्टि होती थी। कुछ माह पूर्व को सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। रविकांत हमेशा की तरह अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म कर रहे थे। जल्दी जल्दी खाना खत्म करके वह दूसरी कुर्सी पर बैठ गए और टीवी देखने लगे। अचानक मन्नू ने पूछा, दादाजी, क्या आप दादी जी में कुछ फर्क देख रहे हैं? रविकांत ने टीवी पर आंखें हटाए बिना पूछा, कैसा फर्क? पहले दादी जी को देखिए ना, तब तो पता चलेगा। बेचारी गायत्री अपने में ही सिमटी जा रही थी। रविकांत ने एक उड़ती नजर उस पर डाली और बोले, नहीं तो, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा। दादाजी, आप ठीक से देख ही कहाँ रहे हैं, फर्क कैसे महसूस होगा? मन्नू निराशा से बोला। इसी बीच बहू बेटा मुस्कुराते रहे। पिताजी, बोलिए ना, दादाजी को बता दूं? मन्नू ने लाड़ से पूछा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, दादाजी, दादी को दोपहर की चाय कौन बनाकर पिलाता है, बता सकते हैं? दादाजी कुछ बोले उससे पहले ही छाती तानते हुए वह बोला, और कौन सिवा मास्टर मन्नू के? तू चाय बनाकर पिलाता है? रविकांत अविश्वास से हंसते हुए बोले, क्यों? मैं क्या अब छोटा बच्चा हूँ? दादी जी से पूछिए, उनकी पसंद की कितनी बढ़िया चाय बनाता हूँ। उस समय रविकांत को लगा था कि पोते ने उन्हें मात दे दी है। उनके बेटे ने उनसे कभी खुलकर बात नहीं की। उनका स्वाभिमान भले ही वह झूठा हो, उन्हें बाध्य कर रहा है कि मनु के बारे में भी वही ख्याल बनाए जो अन्य पुरुषों के बारे में भी थे। उन्हें लगा मनु भी अब बस अपनी बीवी की मदद करते हुए भी जिंदगी बिता देगा। ऐसे लोगों के प्रति उनकी राय कभी अच्छी नहीं रही। अस्पताल में बैठे बैठे न जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब चाय बनाना सीख ही लें। गायत्री को होश आते ही अपने हाथ की बनी चाय पिलाएं तो उसे कितना अच्छा लगेगा। अपनी सोच में आए इस क्रांतिकारी परिवर्तन से वे खुद भी आश्चर्य से भर गए। एक दिन रविकांत मन्नू से बोले, आज जब भी तू चाय बनाए तो मुझे बताना कि कितना पानी, कितनी चीनी और दूध वगैरह कब डालना है, सब बताना। सब बताएगा ना? ठीक है, जब बनाऊंगा आप खुद ही देख लीजिएगा। आजकल तो केवल आपके लिए बनती है, वैसे दादी की और मेरी चाय में दूध और चीनी कुछ ज्यादा होती है। तुम नहीं पियोगे? जब से दादी अस्पताल गई है मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। कहते कहते मन्नू की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, आज से हम दोनों साथ साथ चाय पियेंगे। आज मैं बनाना सीख लूंगा तो कल से खुद बनाऊंगा। मन्नू सुबक सुबक कर रोने लगा। नहीं दादाजी, जब तक दादी जी ठीक नहीं हो जाएंगी मैं चाय नहीं पीऊंगा। रविकांत को पहली बार लगा कि गायत्री के घर में कोई हैसियत है, बल्कि हल्की ईर्ष्या भी हुई कि उसने बहू व पोते पर जादू सा कर दिया है।
मन्नू को गले लगाते हुए बोले, तुम अपनी दादी को बहुत चाहते हो ना? क्यों नहीं चाहूंगा? मेरे कितने दोस्तों की दादियां दिन भर चिड़ चिड़ करती हैं, घर में सबको डांटती रहती हैं, पर मेरी दादी तो सभी को केवल प्यार करती है और मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। मालूम है, मुझे उन्होंने ही कैरम व शतरंज खेलना सिखाया। माँ भी हमेशा दादी की तारीफ करती है। बिना दादी जी के तो हम लोग उनके प्यार के लिए तरस जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तेरी दादी को जल्द होश आ जाएगा। फिर हम तीनों साथ साथ चाय पियेंगे। पहली बार रविकांत को अपनी आवाज में कंपन महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने चाय बनानी सीख ही ली। मन्नू को खुश करने को उन्होंने अचानक एक तरकीब सूझी। मन्नू बेटा, क्यों ना ऐसा किया जाए, हम रोज दोपहर की चाय बनाकर अस्पताल ले जाएं। किसी दिन तो तुम्हारी दादी को होश में आ जाएगा, फिर तीनों साथ साथ चाय पियेंगी। मन्नू उनकी बात से बहुत उत्साहित तो नहीं हुआ, पर न जाने क्यों दिल उनकी बात मानने को तैयार हो रहा था। अगले दिन दोपहर को अस्पताल से फोन आया। बहू बोल रही थी, पिताजी, माँ जी होश में आ गई हैं, आप मन्नू को लेकर तुरंत आ जाइए। रविकांत बच्चों की तरह उत्साह से भर उठे। जल्दी जल्दी चाय बनाकर थर्मस में भरकर साथ ले आए। वहां गायत्री पलंग पर लेटी जरूर थी, पर डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे कर्मचारियों के खड़े रहने से दिख नहीं पा रही थी। मन्नू किसी तरह पलंग के पास पहुंचकर दादी की नजर बचाने का पड़ने का इंतजार करने लगा। रविकांत के मन में बस एक ही बात थी कि थर्मस में से अपने हाथ की बनी चाय पिलाकर गायत्री को चकित कर दे। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वास्तव में होश में आ गई या नहीं और डॉक्टर क्या कह रहे हैं। बस कप में चाय भरकर गायत्री के पास खड़े हो गए। गायत्री मन्नू को देख रही थी और मन्नू उसके हाथ को सहला रहा था। डॉक्टर ने रविकांत को देखा। यह आप कप में क्या लाए हैं? जी, इन्हें पिलाने के लिए चाय लाया हूँ। रविकांत की इच्छा हो रही थी कि कहे अपने हाथों की बनी है, पर संकोच आड़े आ गया। नहीं नहीं, अब आप इनको ऐसी चीजें नहीं खिला सकते। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने पूरा डाइट चार्ट बना दिया है, उसी हिसाब से समय से वही चीजें इन्हें देना जो मैं लिख रहा हूँ। चीनी, चावल, आलू, घी, वसा सब एकदम बंद। शक्कर वाली चाय तो इनके पास मत लाइए। रविकांत का चाय का प्याला हाथ में लिए बुत की तरह खड़े रहे। मन्नू नर्स द्वारा लाया गया सूप छोटे से चम्मच से बड़े जतन से दादी के मुंह में डाल रहा था। दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।